नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग। हमारे पास एक श्रोता द्वारा भेजे गए बहुत विस्तृत नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स के हर पन्ने को खोलकर उसके हर तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे समझना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आयोग क्या है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह एक शक्तिशाली प्रहरी है या महज एक सलाहकार संस्था। बिल्कुल सही कहा आपने। यूपीएससी हो या राज्य पीएससीज, सांविधिक निकायों पर सवाल हमेशा बनते हैं और महिला आयोग तो हमेशा चर्चा में रहता भी है। तो आज हम इन नोट्स को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी सवाल अपरिचित ना लगे। हमारा उद्देश्य रटना नहीं, बल्कि हर प्रावधान के पीछे की सोच को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही पन्ना हमें सीधे मुद्दे पर लाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग जी। और इसके ठीक नीचे लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित। ये पहली पंक्ति ही एक बड़े सवाल का जवाब दे देती है ना? निश्चित रूप से ये इस पूरी चर्चा की नींव है। अधिनियम 1990 के तहत गठित का मतलब है कि ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी, सांविधिक। और यहीं पर परीक्षक पहला जाल बिछाते हैं। वे पूछते हैं कि ये संवैधानिक है या सांविधिक। याद रखें, इसका जिक्र संविधान की मूल किताब में नहीं है। इसे संसद ने एक विशेष कानून बनाकर, यानी एक स्टैट्यूट पास करके जन्म दिया है, इसीलिए यह सांविधिक है। अच्छा, तो ये संसद की देन है, संविधान की नहीं। अगले पन्ने पर इसकी पहचान से जुड़ी कुछ और जानकारी है, जैसे इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। जी। मतलब कानून 1990 में बना, पर आयोग को बनने में 2 साल लग गए। हाँ, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अक्सर समय लगता है। तारीख महत्वपूर्ण है, तो हमारे पास 2 साल हैं। अधिनियम का साल 1990 और स्थापना का साल 1992। उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। नोट्स में एक और दिलचस्प अपडेट है जम्मू कश्मीर को लेकर। हाँ, ये तो मौजूदा मामलों से जुड़ा तथ्य लगता है। इसमें लिखा है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से आयोग का विस्तार जम्मू कश्मीर पर भी हो गया है। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। पहले कई केंद्रीय कानून वहां सीधे लागू नहीं होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद अब महिला आयोग का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर है, बिना किसी अपवाद के। ये दिखाता है कि आयोग का दायरा कितना व्यापक है। ये तो हुई इसकी पहचान। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, आयोग की संरचना, यानी इसमें कौन कौन लोग होते हैं। नोट्स के अनुसार ये अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। हाँ, और इसकी संरचना को याद रखने का एक बहुत सरल फॉर्मूला है, 1 + 5 + 1। 1 + 5 + 1 यानी कुल 7 लोग। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे ऊपर है एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। शर्त यह है कि वो व्यक्ति महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो। कोई विशेष अकादमिक योग्यता नहीं, बल्कि समर्पण को प्राथमिकता दी गई है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। फिर आते हैं 5 सदस्य, मेंबर्स, जिनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है। ये सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए, जैसे कानून, प्रशासन, स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जो अक्सर परीक्षा का सीधा सवाल बनती है। इन 5 में से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) से होना अनिवार्य है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कोटा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। बहुत गहरी सोच है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि आयोग में उन समुदायों की आवाज भी शामिल हो जिनकी महिलाएं अक्सर दोहरे भेदभाव का शिकार होती हैं। सही बात है। एक तो महिला होने के नाते, और दूसरा अपनी जातिगत पहचान के कारण। इससे आयोग का दृष्टिकोण ज्यादा समावेशी और जमीनी हकीकत के करीब होता है। और अंत में एक सदस्य सचिव होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, जो आमतौर पर एक सिविल सेवक या प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आयोग के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। तो 1 + 5 + 1 का ये ढांचा, जिसमें SC/ST का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, आयोग को एक संतुलित रूप देता है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कब तक अपने पद पर रहते हैं। अगला पन्ना कार्यकाल और सेवा शर्तों पर है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। और अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य अपना पद छोड़ना चाहे तो वो अपना लिखित त्यागपत्र किसे देगा? यहाँ एक और संभावित प्रश्न छिपा है। नोट्स के हिसाब से वो अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं।
मुझे लगता है कि विकल्पों में राष्ट्रपति का नाम जरूर दिया होगा ताकि भ्रम पैदा हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक ट्रैप है। चूंकि ये एक सांविधिक निकाय है, नियुक्ति, कार्यकाल की शर्तें और त्यागपत्र, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राष्ट्रपति के नहीं। ये एक गांठ बांधने वाली बात है। ठीक है, तो नियुक्ति और इस्तीफा केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन अगर किसी को उसके काम से असंतुष्ट होकर हटाना हो तो क्या सरकार मनमाने ढंग से ऐसा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिनियम की धारा 4(3) में हटाने के लिए बहुत स्पष्ट आधार दिए गए हैं। सरकार किसी को तभी हटा सकती है जब वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध में दोषी पाया जाए। नैतिक अधमता, मॉरल टॉर्पिट्यूड, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका सरल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वे कोई ऐसा गंभीर अपराध करते हैं जो समाज के नज़र में बहुत गलत माना जाता है, जैसे धोखाधड़ी, कोई यौन अपराध या भ्रष्टाचार। इसके अलावा 2 और बहुत विशिष्ट आधार हैं। अच्छा। पहला, अगर कोई सदस्य बिना बताए आयोग की लगातार 3 बैठकों से गायब रहे, और दूसरा, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हटाने से पहले उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, यानी सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। मतलब प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रखी गई है। चलिए अब आयोग के कामकाज के वित्तीय पहलू को देखते हैं। पैसा कहाँ से आता है और उसका हिसाब किताब कैसे होता है? इसे समझना बहुत आसान है। सारा अनुदान, मतलब ग्रांट्स, केंद्र सरकार से आता है। सदस्यों का वेतन और भत्ते भी केंद्र सरकार ही तय करती है। अब जो पैसा खर्च हुआ उसकी जांच कौन करेगा? ये काम भारत की सर्वोच्च ऑडिट संस्था, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी करते हैं। सीएजी? जी, सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है, जिसे बाद में संसद के पटल पर रखा जाता है। यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और नोट्स में एक रिक्तियों से जुड़ा बिंदु भी है, धारा 7, जिसे बचत खंड कहा गया है, सेविंग क्लॉज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। मान लीजिए कि आयोग में किसी सदस्य का पद खाली है, तो क्या इस वजह से आयोग के बाकी सदस्यों द्वारा लिए गए फैसले अवैध हो जाएंगे? ये धारा कहती है नहीं, आयोग का काम रुकेगा नहीं। जब तक कोरम पूरा है, आयोग की कार्रवाई वैध मानी जाएगी। ये तो बहुत तार्किक व्यवस्था है, ताकि काम ना रुके। अच्छा, क्या आयोग अपने काम में मदद के लिए बाहरी लोगों को भी जोड़ सकता है? हाँ, धारा 8 उन्हें ये शक्ति देती है। आयोग अपनी समितियों में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है। मान लीजिए वे साइबर क्राइम पर काम कर रहे हैं, तो वे किसी साइबर एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये विशेषज्ञ चर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोटिंग की नौबत आएगी तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। फैसला आयोग के स्थायी सदस्य ही लेंगे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आयोग की शक्तियां। जब आयोग किसी मामले की जांच करता है तो उसके पास असल में कितनी ताकत होती है? यह इस विषय का दिल है। जांच करते समय राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब इसे एक आम भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आयोग एक फैक्ट फाइंडिंग जासूस की तरह काम करता है, जिसे अदालत ने कुछ विशेष शक्तियां दी हैं। फैक्ट फाइंडिंग जासूस, ये दिलचस्प है। तो इस जासूस के पास क्या-क्या शक्तियां हैं? वह भारत के किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है, जिसे समन भेजना कहते हैं। वह किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज या फाइल मंगवा सकता है। वह शपथ दिलवाकर किसी का बयान दर्ज कर सकता है और किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि आयोग किसी को भी समन कर सकता है, मतलब देश के किसी बड़े अधिकारी को भी? ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन यहाँ एक सीमा भी है जो याद रखना बेहद जरूरी है। यह आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। मतलब ये जासूस जैसा सबूत इकट्ठा कर सकता है, सच का पता लगा सकता है, लेकिन मुजरिम को खुद जेल नहीं भेज सकता या उस पर जुर्माना नहीं लगा सकता। सजा देने का काम असली अदालत का ही है। आयोग केवल सरकार से कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसकी मुख्य भूमिका जांच और सिफारिश की है। इन शक्तियों के अलावा इसके और क्या मुख्य कार्य हैं? मोटे तौर पर 4 मुख्य कार्य हैं। पहला, अन्वेषण। ये देखना कि महिलाओं को मिले कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, समीक्षा। मौजूदा कानूनों को परखना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। तीसरा, सिफारिश।
महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को सलाह देना। और चौथा, परामर्श। जब सरकार महिलाओं से जुड़ा कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले तो आयोग से सलाह मशवरा करना। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ये सिर्फ एक सिफारिशी या एडवाइजरी निकाय है। बिल्कुल। और यहीं पर आयोग की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सीमा दोनों छिपी हैं। ये सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। क्या आयोग को काम करने के लिए हमेशा किसी की शिकायत का इंतजार करना पड़ता है? नहीं, और यह इसकी एक और बड़ी शक्ति है। आयोग स्वप्रेरणा यानी सुओ मोटो से भी संज्ञान ले सकता है। यानी अगर अखबार में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ किसी बड़े अत्याचार की खबर आती है, तो आयोग किसी की औपचारिक शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही मामले की जांच शुरू कर सकता है। नोट्स में जेल निरीक्षण का भी जिक्र है। हाँ, आयोग के सदस्य किसी भी जेल, रिमांड होम या ऐसी किसी भी जगह का औचक निरीक्षण कर सकते हैं जहां महिलाओं को रखा गया हो। जैसे हाल ही में आयोग ने एक रिपोर्ट में बताया कि कैसे एक महिला जेल में सैनिटरी नैपकिन्स की कमी थी और उनकी सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई हुई। ये दिखाता है कि ये निरीक्षण कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। तो आयोग जांच करता है, सिफारिशें करता है और फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट जाती कहाँ है और इसका होता क्या है? ये जवाबदेही की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। सरकार उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखती है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट नहीं, उसके साथ एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR भी रखनी पड़ती है। अच्छा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये क्या होता है? ATR में सरकार को ये बताना पड़ता है कि उसने आयोग की किन किन सिफारिशों को मान लिया है और उन पर क्या कार्रवाई की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सरकार ने आयोग की कोई सलाह नहीं मानी है तो उसे संसद को इसका कारण बताना अनिवार्य होता है। अच्छा, ये एक तरह का राजनीतिक और नैतिक दबाव बनाता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कानूनी दर्जा क्या है? क्या उन्हें कोई कानूनी संरक्षण मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है। अधिनियम की धारा 15 के तहत अध्यक्ष और सभी सदस्य IPC की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। तो लोक सेवक होने का मतलब है कि अगर आयोग की अध्यक्ष किसी मामले की जांच करते हुए कोई कठोर टिप्पणी करती हैं, तो उन पर मानहानि का मुकदमा आसानी से नहीं किया जा सकता, जब तक ये साबित ना हो कि उन्होंने जानबूझकर गलत इरादे से ऐसा किया। आपने बिल्कुल सही समझा। उन्हें सद्भावना मतलब गुड फेथ में किए गए काम के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है, ताकि वे बिना डरे अपना काम कर सकें। नोट्स के आखिरी हिस्से में आयोग की कुछ पहलों का जिक्र है, जैसे डिजिटल शक्ति और शी बॉक्स। इनके बारे में कुछ बताइए। ये आयोग के व्यवहारिक काम को दर्शाते हैं, जैसे एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर 14490 है। डिजिटल शक्ति साइबर स्पेस में महिलाओं को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग देने का एक अभियान है। और शी बॉक्स एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या निजी। ठीक है, तो अब सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं। नोट्स की अंतिम स्लाइड में कुछ प्रमुख नाम और एक त्वरित सारांश है। जी, आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थीं। ये नाम सामान्य ज्ञान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजय राहटकर हैं।